कुंडली आपको बता सकती है कि ये आपके लिए क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है। संस्कार देना माता पिता का काम होता है। एक ही समय पैदा हुए दो बच्चे, अमीर कौन गरीब कौन, ये बता। ये भागने वाले कौन से योग होते हैं जिससे बच्चा भाग जाता है घर से? राजयोग का मतलब है अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छे संस्कार, अच्छी लाइफस्टाइल, और ये चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, ये वो राजयोग बोल रहा है। 36 से 39 साल की उम्र आती है। इसमें साफ तौर पे कहा गया कि इस टाइम पे अगर आपने अपना कैरेक्टर नहीं संभाला तो आपकी 2 बीवियां हो जाएंगी, और पहली वाली भी रहेगी, दूसरी वाली भी रहेगी। आप धरती पे हो और जब तक आप ज्योतिषी कर रहे हो आप जिंदगी भर सीखते हो। आज की तारीख के अंदर सिर्फ बृहस्पति और केतु देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा फॉरेन में सेटल्ड होगा। चंद्रमा जैसे 8वें घर के अंदर बैठा हो तो इंसान को डिप्रेशन रहता है, मम्मी की तबीयत खराब रहने लग जाती है, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग जाती है, घर में सीलन आने लग जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ हैं आचार्य मोहित जी, जो बात करते हैं लाल किताब के बारे में, उसमें छुपे हुए रहस्यों के बारे में। तो आइए आज फिर से स्वागत करते हैं मोहित जी का। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आज फिर से हम बात करेंगे लाल किताब के बारे में, उसमें छुपे हुए कुछ रहस्यों के बारे में। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, स्टडीज़ करना चाहते हैं, फ़ॉरेन में सेटल होना चाहते हैं और फ़ॉरेन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में लाल किताब क्या कहती है? सचिन जी, लाल किताब के अंदर ना सिर्फ एक लॉ नहीं है। आज की तारीख में लोगों को बस इतना ही ज्ञान है कि बृहस्पति और केतु कुंडली के अंदर अगर अच्छे होंगे तो हम फॉरेन पहुंच जाएंगे। लोग अच्छा करने की बहुत कोशिश भी करते हैं, बहुत बेसिक उपाय भी है। जैसे बृहस्पति को अच्छा करने के लिए केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाएं, चने की दाल मंदिर में रख कर आएँ, केतु के लिए कुत्ते की सेवा करें, केलों का दान दें। लेकिन जब तक कुंडली प्रॉपर देख करके आप प्रिडिक्ट नहीं करोगे, ये तो जनरल हो गया ना, उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस कि भाई तेरी कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जिसमें तुझे विदेश यात्रा में सफलता हासिल नहीं हो पा रही, पहली चीज, या तू जाना चाहता है उसमें कठिनाइयां आ रही है, या तू विदेश जाके ही सेटल होगा तभी तुझे कामयाबी मिलेगी। तुझे इंडिया में सेटलमेंट नहीं लिखी तेरी, मैं खुद बोलता हूँ, वो इंडिया छोड़ दो। कभी कभी कुंडली ऐसी आ जाती है बिल्कुल फंसी हुई, जहां पर उसको वो लाख काम कर चुका है, 10 काम कर चुका है, लेकिन कामयाबी नहीं है। इसी कुंडली में एक कामयाबी को हो गया, फॉरेन जाएगा, सेटल हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, मालो माल हो जाएगा, और पहुंचाया भी है लोगों को। सचिन जी, आज की तारीख के अंदर सिर्फ बृहस्पति और केतु देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये बच्चा फॉरेन में सेटल्ड होगा। ये मैं हर लाल किताब जोशी को या हर किसी नॉर्मल जोशी को बताना चाहूंगा, सिर्फ बृहस्पति देख के केतु देख के प्रिडिक्ट मत करो, क्योंकि आज तक बताया ही सिर्फ इतना गया है। सही लाल किताब तो अब है ना, मतलब बृहस्पति और केतु की पोजीशनिंग देख के उसको अच्छा करा जाता है ताकि वो लोग विदेश जाता है। विदेश क्या है? फ्लाइट, अच्छा। 12वां घर, उड़ना, ठीक है। हवाई यात्रा बृहस्पति से होती है। बृहस्पति और केतु की पोजीशनिंग से पता लगता है कि ये बच्चा बाहर जाके सेटल होगा नहीं होगा, या नहीं होगा। नहीं होगा, ये होगा पहला लॉ। अच्छा, लेकिन अब बृहस्पति और केतु भी कुंडली में अच्छे हैं या अच्छे कर लिए गए हैं, फिर क्यों नहीं लग रहा काम? फिर काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चौथा घर कुंडली के अंदर, चौथा घर जो घर की सुख शांति का है, रुपए पैसे का है, प्रॉपर्टी का है। तीसरा घर जो छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, मेहनत का है, ठीक है। 12वां घर जो खर्चे का है, विदेश यात्रा का है। जब तक इन हाउसेज में भी बैठे हुए ग्रहों को आप अच्छा नहीं कर लेते तब तक वो योग बन नहीं पाते। वो उपाय कह लीजिए, सिर्फ बृहस्पति और केतु के उपाय करने से वो योग नहीं बन पाते, जिस वजह से बच्चा वहां विदेश यात्रा तक पहुंच नहीं पाता। कुंडली के अंदर कुछ उपाय करके आप विदेश यात्रा के योग आराम से बना सकते हैं, जैसे कि रतन पहन लेना, ठीक है ना, तीसरे घर के ग्रहों को 12वें घर में पहुंचाना, या जो उसकी कुंडली में हर्डल्स आ रहे हैं उसको देख करके उसे सॉल्यूशन देना, और वो पहुंच गया। वीजा ही तो पास कराना है। प्रॉब्लम कहां थी? सबसे मेजर कैटेगरी क्या है? वीजा लगने की होती है। जहां वीजा पा हो गया वहां सेटल हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स का वीजा तो लग जाता है, लेकिन जो लोग सेटल होना चाहते हैं उनका नहीं हो पाता। उनके में बड़ी मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एम्प्लॉयमेंट में आती है, कोई बच्चा स्टडीज में जाता है, वहाँ काम करता है, उसके बाद जाके उसको सेटलमेंट करता है, पीआर वीआर जो आप दिक्कत होती है, बहुत कुछ अनगिनत दिक्कतें हैं। लेकिन समय के अनुसार अगर वो स्टार्टिंग से ही कुंडली को जजमेंट करके तो पहली बारी में, दूसरी बारी में उसको क्लियरेंस 100% होती है। तो जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ जेनेरिक उपाय आप बता सकते हो तो आप जरूर बताएं। देखिए, जेनेरिक उपाय में मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस यहाँ देना चाहूंगा कि थोड़ी सी नॉलेज रख लीजिए, थोड़ी सी, क्योंकि बिल्कुल ही अज्ञानता पूर्वक काम करना ना बहुत हानिकारक है। मैं ऐसे ही रैंडमली उठा के बोल दूं किसी को कि भैया ये उपाय कर ले, 100 लोगों में से दो के तो लगेंगे, ये तो रैंडमली हो गया, लेकिन गलत है। हमें 98% के ऊपर काम करना है। उसके लिए सिर्फ आप थोड़ी सी स्टडीज रखिए, अपनी कुंडली उठाइए, किसी भी पंडित के पास चले जाइए। मैं जनरली सबको ये बोलता हूँ, किसी भी पंडित के पास चले जाइए,
चौथे घर में जो बैठा हुआ ग्रह है जिसकी राशि है, यानी कि चौथे घर में मान लीजिए एक राशियां होती है, 12 राशियां होती है, उनके अलग अलग स्वामी होते हैं। चौथे घर में जो नंबर लिखा हुआ है, जो राशि बैठी हुई है, उसका नग पहन लीजिए, सिर्फ उसका नग पहन लीजिए, घर छोड़ने का विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। पहला पॉइंट। तीसरे घर के अंदर जो राशि बैठी हुई है या ग्रह बैठा हुआ है, उसकी वस्तुओं को, जैसे मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है सपोज, तो अब ज्वार होती है, शुक्र की जो वस्तु होती है वो ज्वार आती है। ज्वार को आप बेड के नीचे का एक खाली स्थान होता है, उसको सफेद रेशमी कपड़े के अंदर बांध के रख दीजिए, आपके विदेश यात्रा के योग बन जाएंगे। सिर्फ मात्र इतने सिंपल कर करके उपाय आप अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, विदेश यात्रा के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ये तो आपने जेनेरिक उपाय बताया, मतलब जेनेरिक के साथ नहीं आपने ये एक्चुअल उपाय बताया, पोजीशनिंग के साथ साथ आपने बताया। लेकिन आपको एक गुरु, एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा आपको कि एक पंडित के पास चले जाइए, नॉर्मल पंडित के पास। आचार्य जी, मेरा ये मानना है कि कुछ लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते या कुछ लोगों के पास वो एक साधन नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम एक या दो ऐसे कुछ जेनेरिक उपाय जिससे उनके वो सिचुएशन बननी शुरू हो जाए उन लोगों के लिए। एक दो उपाय ऐसे जरूर आप बताएं जो लाल किताब में स्पेसिफाई किए हो कि हाँ ये अगर आप करेंगे तो आप। सचिन जी देखिए, फिर ना सिर्फ बृहस्पति और केतु को देख के ही बात करी जाएगी, रैंडमली तो बृहस्पति और केतु को ही बोला गया है। तो ऐसी अवस्था के अंदर 4 पीले नींबू बिना दाग वाले मंदिर के अंदर रखना शुरू कर दीजिए, तो बृहस्पति और केतु की जो भी पोजीशन खराब होगी वो ठीक होनी चालू हो जाएगी। मतलब सिचुएशन ऐसी बननी शुरू हो जाएगी कि आपके विदेश योग। आप ये बोल रहे हैं अगर पर्टिकुलर से रैंडमली सर उपाय दे दीजिए, तो रैंडमली उपाय ये है कि हर रोज 4 पीले नींबू लीजिए बिना दाग वाले, जिनमें दाग कम होते हैं, और उठा करके अपनी मनोकामनाओं को मान करके मंदिर के अंदर जाके रख के आ जाइए, और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर करने दीजिए। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी, इंसान को पहला टॉपअप मिल जाएगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ अपने किसी भी नियर बाय पंडित जी के पास सिर्फ कुंडली का खांचा लेके जाए, पंडित जी को दिखाएं, बोल लीजिए भी चौथे घर में कोई राशि बैठी हुई है, उसका नग बता दो, वो बता देगा रैंडमली। कितना उपाय, आपके नियर बाय पंडित जी कितना लेंगे आपसे? 500 रुपए ले लेंगे, 1000 रुपए ले लेंगे, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपकी मनोकामना। पंडित मांगेगा नहीं आपसे, पंडित ये कहेगा जो दक्षिणाओं को दे देना, वो बता देगा आपको, बस उसका नग पहन लीजिएगा। और चलिए आप हमारे संस्थान में फोन करिए, हम बता देंगे। आप हमारी संस्थान में फोन करिए, हम बता देंगे, हमारा आचार्य बता देगा वहाँ पे आपको कि इस ग्रह का रत्न पहनना चाहिए, बस आपकी मर्जी है। फिर वो पहनिए, ये भी बता देगा कितने रत्तिएगा, ये भी बता देगा किस में पहनना चाहिए, अष्टधातु में, चांदी में, सोने में, सब बता देगा। बाकी आप अपना जैसे संस्थान से मंगाना चाहे संस्थान से, अपने बाहर से लेना चाहे बाहर से, अगर आपकी कोई रिश्तेदारी है, अच्छे लोग ले लीजिए। तो ये उपाय काम करेंगे, 200% काम करेंगे, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली रैंडमली कोई तीर नहीं छोड़ा, आपने कुंडली दिखा के, अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखा के आपने उपचार मांगा है उसका। सचिन जी, एक ही समय पैदा हुए 2 बच्चे, अमीर कौन गरीब कौन, ये बता। एक ही समय पैदा हुए 2 बच्चे, अमीर कौन गरीब कौन, ये तो मानते हो। एक ही समय में 5 मिनट का अंतराल में बच्चे पैदा हुए, एक ही माँ के 2 जुड़े हुए बच्चे पैदा हुए, 5 मिनट का गैप तो आया होगा हाँ कॉट काटने में। बिल्कुल। उन एक अमीर, एक तरक्की की सीढ़ी पे है, एक दुकानदारी कर रहा है नॉर्मल सी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली ही एक ऐसा मात्र विषय है जो आपको ये प्रिडिक्ट करके बताएगी कि बड़े में कौन से नक्षत्र और कौन से ग्रह प्लैनेट अच्छे हैं, और छोटे वाले में कौन सी कमी रह गई, या छोटे वाले में कौन सी कमी रह गई, अच्छे हो गए, या बड़े वाले के कौन सी कमी रह गई, ये कुंडली ही एनालाइज करके 5 मिनट के अंदर क्या ग्रहों की पोजीशन इतनी चेंज हो जाती है? बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक बच्चा बहुत अमीर बनता है, बहुत आगे बढ़ता है, और एक बच्चा बिल्कुल। ये तो सचिन जी लाइव केसेस ही है आपके पास कि एक माँ की 2 बेटियां पैदा हुई है, एक अमीर घर में चली जाती है, एक गरीब घर में चली जाती है, एक भाग जाती है, दूसरी संस्कारों में रहती है। क्यों? ये तो आपके पास लाइव एग्जांपल्स हैं, आपने सुनी है टीवी में, न्यूज में, कि एक बच्चे के बहुत अच्छे संस्कार मिले लेकिन भाग गई। 5 मिनट 5 सेकंड में भी फर्क आ जाता है कभी कभी। तो ये भागने वाले कौन से योग होते हैं जिससे बच्चा भाग जाता है घर से? ये लव अफेयर्स वाले योग हो जाते हैं, जहाँ पे कुंडली के अंदर ना संस्कारों में कमी आ जाती है, दूसरा बच्चे के अंदर, उसकी कुंडली के अंदर प्रॉपर्ली लैला मजनू वाली हरकतें होती है कुंडली के अंदर, कि भैया इसकी शादी लव मैरिज ही होगी। तो वहाँ पे माता पिता को मानना पड़ेगा कि इसकी कुंडली में लव मैरिज लिखी हुई है, तो पहले ही अपने आप को समझा के चले कि भैया ऐसी स्थिति जब बनने पर वो माने, जब वो नहीं मानते तो भाग जाती है, या भाग जाते हैं। नहीं, मेरा ये मानना, प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, प्यार होने में कोई बुराई नहीं है। पहली बात तो आप प्यार की डेफिनेशन सचिन जी देखिए कितनी है, पहले मुझे वो बताएं, पहले उस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्यार किसको कहते हो आप। आज की तारीख में प्यार कहाँ पे मिल रहा है आपको, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में, मुझे बताओ। नहीं, कहीं आजकल तो आज की तारीख में अगर एक अफेयर टूटता है तो इंसान दूसरा अफेयर कर लेता है। बिल्कुल सही बात है। वो एक मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती, इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, डिवोर्स तुरंत। आज की तारीख में ऐसे भी लोग, आज टीवी में तो बहुत सारी चीजें चल रही है,
एक ही इंसान की 2 पत्नी 3 पत्नी रह भी रही हैं, साथ में रह रहे हैं। साथ में रह रहे हैं, ऐसे कौन से योग? ये कुंडली तो बताएगी। ये योग को भंग किया जा सकता है अगर सही समय पर आपने इलाज कर दिया तो। जैसे मैं एक नॉर्मली रैंडमली बताता हूँ। नहीं, वो योग तो जब भंग किया जा सकता है जब मुझे पता हो कि हाँ, मेरी कुंडली में ऐसे योग हैं। हाँ। अब वो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि अच्छा मेरे को एक शादी मैंने करी और दूसरी शादी भी मेरी हो गई, ठीक है, अब वो तो हो गई, अब मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकता, अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता, ठीक है। अब उस कंडीशन में लाल किताब क्या बोलती है? ऐसी कंडीशन साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एक पहली वाली पत्नी को दूसरी वाली पत्नी के बारे में पता होगा, लीगली रहेगी। अच्छा, ये मेंशन है उसमें? मेंशन है, 200% मेंशन है। मैं योग बता देता हूँ आपको। शुक्र अगर दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ हो, 36 से 39 साल की उम्र आती है, इसमें साफ तौर पे कहा गया कि इस टाइम पे अगर आपने अपना कैरेक्टर नहीं संभाला तो आपकी 2 बीवियां हो जाएंगी, और पहली वाली भी रहेगी, दूसरी वाली भी रहेगी, और दोनों साथ में रहेंगी। दोनों साथ में भी रह सकती है भाई, अलग अलग घर में भी रख सकते हैं और साथ में भी, पता है दोनों को होगा। अच्छा, और तो करके देख ले क्या करेगी। ये बढ़ावा देना नहीं, मतलब इतना स्पष्ट लाल किताब में मेंशन्ड है। 200%। सचिन जी, मैं कभी कभी हंसता हूँ, मैं सामने बीवी और पति आए हुए होते हैं, मैं कैसे पूछूं उस पत्नी के सामने कि तेरी भी 2 बीवी हैं क्या? अच्छा, उस कुंडली में आपको उस मुझे तो पता चल रहा है, पता लग जाता है, मुझे तो पता चल रहा है। तो उस समय कैसे उस समय हमें आप बैलेंस कर पाते हैं? उस समय हमें छुपी हुई बातें करनी होती है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, पहली चीज। तबीयत खराब रहती है दोनों से, आपसी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। फिर कुछ टाइम के लिए मैं अपने उस जो बीवी आई होती है, मैं कहता हूँ इनसे मुझे पर्सनल बात करनी है, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, मुझे पर्सनल बात करनी है। तब मैं उनसे डायरेक्टली पूछ पाता हूँ कि भैया क्या कर रखा है तूने। एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, तू अकेले में एक्सेप्ट कर लेगा, उसके सामने नहीं करेगा, बीवी के सामने। अगर जो चोरी छुपे वाले हैं, दूसरी वाली कहती है सर, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, वो कहती है मुझे पता है पूछने क्या वाले हो। अच्छा, वो कहते हैं आप एक ही तो चीज पूछने वाले हो। कुंडली आपको सब कुछ बताती है, आपका जीवन कब है, मरण कब है, आपके साथ क्या होगा, किस बीमारी से आप जाएंगे, कौन कौन सी आपको बीमारी लगेगी, किस किस समय पे लगेगी, किस किस चीज़ों का इलाज मिलेगा, किस किस चीज़ों का इलाज नहीं मिलेगा आपको। कुंडली में साफ तौर पे लिखा हुआ है। आप कोई योग नहीं है कुंडली के अंदर बना भी सकते हैं। जैसे आपने फॉरेन के लिए पूछा था कि फॉरेन जाने के लिए कुंडली में कोई योग ही नहीं आ रही, कर ले उपाय जितने कर रहे हैं। अगर ये कुंडलियों की प्रिडिक्शन या कुंडलियों के बारे में इतना ही सटीक है और इतना ही सब कुछ बढ़िया लिखा हुआ है, तो शादियां कुंडली मिलाने पर ही होती हैं शादियां। हाँ, जैसे हमारी फैमिलीज में जहाँ से हम लोग, तो उसमें कुंडली मिला के ही शादी करते हैं, ठीक है। कुंडली मिलान के बाद भी बिल्कुल शादी होती है, शादी अच्छी सक्सेसफुल रन होती है, लेकिन बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते। बहुत सारे रीजन है। उसका क्या रीजन है? अगर सारे गुण मिला के शादी की तो पंडित ने या एस्ट्रोलॉजर ने वो जन्म कुंडली मिलाई होगी, उसके बावजूद भी बच्चा क्यों नहीं होता? बच्चा पैदा होने में इतनी एक अबॉर्ट हो गया बच्चा, दूसरा अबॉर्ट हुआ। सब कुंडली के अंदर योग है सचिन जी। सिर्फ आप ये बोलो मेरा कुंडली मिलाने का तरीका क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब एक जोड़ा, एक नव जोड़ा आता है मेरे पास कि एक लड़की आ रही है, एक लड़का आ रहा है, अनमैरिड, या माँ बाप आ रहे हैं उसके बारे में पूछने के लिए, मैं नहीं मिलाता 36 गुण। मुझे बिलीव नहीं है 36 गुणों पे। नहीं, भगवान राम और सीता के तो 36 गुण थे। तो राम सीता जैसी जोड़ी चाहिए क्या आपको? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं चाहिए ना, किसी को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जाकर उनकी मैरिड लाइफ में खराबियाँ आई। 4 गुण, प्रैक्टिकल जीवन क्या है, देखो वो कब की लिखी हुई किताबें हैं, कब के लिखे हुए पुराण है। कुछ तो आज जनरेशन के हिसाब से चेंजेस आएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही बात। आज की तारीख में एक अननोन, मैं आपको बोलता हूँ, आपकी भैया 36 में से आप तुम्हें 4 गुणों के नाम बता दो, नहीं है जवाब। भाई योनि बोलोगे, मैत्री बोलोगे, मीनिंग क्या है? मैं आपको सिंपल 4 रूल बोलता हूँ। 4 रूल किसी भी माँ बाप को जो वो पंडित से मिला रही है, अपने बच्चों की कुंडली वो पंडितों के पास लेके गई है, उनसे 4 चीजें पूछ लें और सिग्नेचर करवा ले उसके ऊपर। क्या मेरा बच्चा और जिसके साथ इस लड़की की शादी हो रही है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी? पहला पॉइंट। फिर वो देखते क्या है कुंडली के अंदर? मैं बताता हूँ, पहले 4 पॉइंट मैं क्लियर कर दूं आपको। पहला पॉइंट कि भैया मेरे बच्चे की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहिए जब हम किसी से कुंडली मिलवाने जाते हैं शादी के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या इनके संतान सुख लिखा है या नहीं लिखा? ठीक है ना, कोई बाधाएं तो नहीं आएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, शादी के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें मैरिड लाइफ में हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स में आ जाती है। हाँ, शादी होते के साथ ही वो तुरंत कुछ हेल्थ इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं लिखी कि शादी के बाद लड़का बीमार रहे, लड़की बीमार रहे। चौथी चीज, क्या लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में ससुराल पक्ष का वो लिखा हुआ है, सुख लिखा हुआ है? अगर ये 4 चीजें कुंडली में मैच कर रही है सचिन जी, आंखें बंद करके शादी करा दो। फिर गुण कोई मैटर नहीं करता? कोई मैटर नहीं करता गुण। क्यों? क्योंकि चारों, आपने एक बूढ़ी अम्मा ने अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए की दुआ मांग ली, तो उम्र भी मांग ली, हेल्थ भी मांग ली, पोता भी मांग लिया।
और समृद्धि भी मांग ली। ये चोरी करने के गुण हो गए 4। तो ऐसी अवस्था के अंदर कि आपने मांगा कि आप देखो ना, लड़के की मैरिड लाइफ कभी खराब होगी नहीं क्योंकि आपने मैरिड लाइफ मांगी। दूसरा मांगा संतान सुख होगा, ठीक है, वो भी हो गया। तीसरा मांगा कि मेरी बिटिया की हेल्थ तो नहीं खराब रहेगी, भाई बहू आ रही है मेरे घर में तो हेल्थ तो नहीं खराब रहेगी उसकी, काम वाम से। ससुराल में क्या सुख मांगा उसने, जो आज लोग भूल जा रहे हैं। आज के पता है पंडित जी क्या कहते हैं, मियाँ बीबी की मननी चाहिए, ससुराल की बने ना बने, क्या दिक्कत है। बहू सास की सेवा करे ना करे, ससुराल में कौन आता है, सास और ससुर आते हैं ससुराल में, तो और इसके अलावा कौन आ रहा है बताओ ना। हाँ नहीं सही बात है। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो कि अगर माता पिता की छत्रछांव उस बच्चे पे पड़ी हुई है तो क्या वो इतनी समृद्धि हासिल कर लेगी जो माता पिता छोड़ के जाने वाले उसके लिए। भाई अगर मेरे बच्चे का काम नहीं सेट हो पाता, बच्ची मेरी लड़की आई है, मेरी बहू आई, वर्किंग पे आई है, वो वर्किंग करती है, जॉब करती है, लेकिन अब किसी कारण से वो जॉब नहीं कर पाती है। अरे सास ससुर जब तक ब्लेसिंग्स रहेगी, उसकी सास ससुर का सहयोग रहेगा, ऐसे पैसे तो वो रोज दे देगी उसे कमा के। भाई ससुर कहेगा ले 10,000 पकड़, 20,000 पकड़, 50,000 पकड़, तू टेंशन की दे रही है, मैं बैठा होता हूँ, कमाया तो उन्होंने भी है। लेकिन लोग आजकल मेरा 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 जनरेशन ऐसे आ गई है जो लोग कटते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली मांगते हैं कि मतलब न्यूक्लियर पहले तो होता है चाचा ताऊओं में न्यूक्लियर, अब होने लग गया बच्चे में न्यूक्लियर। बच्चे में मदर फादर अलग, बेटा अलग, बहू अलग, ये जमाना आ गया सचिन जी। तो ये कहां से आ रहे हैं, कुंडली में से आ रहे हैं। कुंडली आपको बता सकती है कि ये आपके लिए क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है। संस्कार देना माता पिता का काम होता है, ग्रहण करने की ताकत हम दे सकते हैं उपाय करके कि बच्चा हम देना चाहते हैं लेकिन बच्चा ले नहीं रहा क्योंकि बृहस्पति खराब हो गया वहां पे, तो बृहस्पति का उपाय कराएंगे, ठीक हो जाएगा, बच्चा लेने लग जाएगा। जैसे बच्चा कहता है मैं 7 दिन पढ़ता हूँ लेकिन पेपर में जाके मैं घबराने लग जाता हूँ, भूल जाता हूँ, तो वहां पे चंद्र और बृहस्पति का हमें उपाय करना पड़ेगा। इसमें ऐसे में क्या कहते हैं, किसी लाल कलावा पहन के जा, ठीक है ना, एग्जाम के टाइम के, माता का आशीर्वाद ले डेली बेसिस के ऊपर, चांदी की डिब्बी में केसर भर के अपने पास रखें, ठीक है ना, चांदी की थाली के अंदर, चांदी की कटोरी के अंदर गंगा जल भर के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रख ले। इन छोटे छोटे उपायों से बच्चा पढ़ने भी लग जाता है, समझदार भी हो जाता है और उसके ग्रहण करने की क्षमता भी आ जाती है। जिन बच्चों में संस्कार नहीं होते हैं या जो संस्कार विहीन होते हैं, माँ बाप तो सिखाते हैं कि आपके दादाजी आए हैं इनके पैर छुओ, दादी आई इनको नमस्ते करो, लेकिन ये चीज आपको स्टार्टिंग से ही देनी होगी सचिन जी। सिखाने के बावजूद भी बच्चे नहीं करते हैं, तो उनकी कुंडली के इलाज है, उनमें हम बृहस्पति का इलाज करा के वो बच्चा तो संस्कार किसके खराब हुए, बच्चे खराब हुए या माँ बाप के खराब हुए? बच्चे की कुंडली में बृहस्पति कमजोर था इसलिए वो संस्कार ग्रहण नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरा टाइप है बृहस्पति तो अच्छा था लेकिन माँ बाप ने संस्कार। इसको ठीक कैसे करें, लाल किताब क्या बोलती है इसके? लाल किताब के अंदर बेसिक रूल क्या है कि भैया अपने कुल पुरोहित को, जो आपके बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जो पंडित जी रहे हैं घर के, ठीक है ना, उसमें 2 किलो चने की दाल ले लीजिए, थोड़ा सा केसर ले लीजिए और 5.25 मीटर पीला सूती कपड़ा ले लीजिए। ये लेकर के कुल पुरोहित को दान दे और उनसे पैर हाथ लगा के आशीर्वाद ले कि मुझे इस घर में संस्कार मेरे पनपे और घर में संस्कार रहे और मैं बुद्धि, एक तरह से मेरी बुद्धि बढ़े, जागरूकता हो, पढ़ाई लिखाई संपन्न हो। ये मांग के आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। आज के तारीख में नहीं पता लोगों को कि इसको आशीर्वाद किस चीज का चाहिए। हो सकता है आप पंडित जी के पैर छू रहे हो, वो कहे कि भैया सदा सुहागन रहो, ठीक है ना, खूब फूला फूलो, लेकिन भाई आपके तो संतान ही नहीं है, आपको तो संतान का आशीर्वाद चाहिए। भाई डॉक्टर के पास जाते हो और क्या बोलते हो कि मुझे संतान वाले डॉक्टर से मिलना है, हाँ। बेबी वाले से, क्या आपको देख के समझाता कि आपके स्पर्म काउंटिंग कमजोर है? दिखाए क्या आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे? संस्कार लेने भी है। कुंडली के अंदर एक मात्र योग होता है खराब होने वाले, बृहस्पति बहुत ग्रहों से खराब हो जाता है जिस वजह से बच्चा संस्कारों में रहकर भी गलतियां कर देता है। तो ये गलतियों को ना करें उसके लिए उसको कुंडली प्रेडिक्ट करके बताना जरूरी होता है। मेरा पहला आंसर ये है कि एक कुंडली को, एक इंसान को उसके बारे में, जीवन यापन के बारे में पता करना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बस कोई उपाय मत कर, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो पता होना चाहिए कि तेरे लिए कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा खराब है। आज की तारीख में सचिन जी आप अपने बच्चों का स्कूल टाइम तक साथ दे सकते हो, कॉलेज के बाद साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। स्कूल में भी मैंने देखा है आजकल बहुत बच्चे बहुत एटलीस्ट आपको पता है कि 7 बजे जाना है, 1 बजे मेरा बेटा आएगा, 2 बजे जाते तो आप फोन कर देते हो प्रिंसिपल को, डॉक्टर उसको, टीचर्स को। लेकिन कॉलेज वो तो सुबह निकलेगा शाम को आएगा, शाम को ही आएगा। और कॉलेज के अंदर तो आपको भी पता क्या हो रहा है आजकल। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों को पहले ही इतना गाइडेंस दे दो, स्ट्रांग बना दो बृहस्पति करके, कोई नींव ना हिला पाए उसकी। मेरा मानना ये है बच्चे के अंदर डेडिकेटली अगर होगा, उसके साथ कुछ गलत हरकतें होने वाली होगी, वो तो मम्मी पापा को बोल देगा कि मम्मी पापा देखो ये मेरे से वो गलत कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहा है। बच्चे क्या है, डरे रहते हैं अंदर से, बोलते ही नहीं, अपने माँ बापों से ही चीजें शेयर नहीं कर पाते। जैसे मान लो एक लड़की आई, वो लड़की कह रही है कि भैया मेरे साथ कॉलेज के अंदर गलत होता है, मुझे लोग टीज करते हैं, गलत बोलते हैं, ये बोलते हैं। वो उसका चंद्रमा इतना नेगेटिव, वो डिप्रेशन ले रही है चंद्रमा खराब होने के कारण।
है ना। और ऐसे में अपने माँ बाप को शेयर नहीं कर पा रही चीज़ें, बताओ कि मेरे साथ कोई लोग गलत कर रहे हैं, वरना माँ बाप तो उसके सबसे अच्छे साथी है। बिल्कुल सही बात है। हमें आना पड़ता है वहाँ पे। हम बोलते हैं कि इस बच्चे की, बच्चा खुल के बताता है, हम बात करते हैं उससे, हम बोलते हैं कि आपको डिप्रेशन है, आपको कोई स्टडीज़ में दिक्कतें आ रही है, आपकी मम्मी की तबीयत, सिम्टम्स होते हैं सचिन जी सारे, वो देख के पता चल जाते हैं। देखिए सिम्टम्स क्या है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा खराब हो जाता है आपका, सिम्टम्स के ऊपर चंद्रमा जैसे 8वें घर के अंदर बैठा हो तो इंसान को डिप्रेशन रहता है, मम्मी की तबीयत खराब रहने लग जाती है, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लग जाती है, घर में सीलन आने लग जाती है, ये सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा आपका चंद्रमा खराब है, आप मुझे इसी एक चीज़ बोल दीजिए मेरे घर में सीलन रहती है, मैं आपको सारा बताऊंगा कि मम्मी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहती है, आपके पास पैसा टिक नहीं पाता, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब रहती है, पैसों की हमेशा कोई ना कोई उतार चढ़ाव स्थिति बनी रहेगी, कोई ना कोई खर्चे बने रहेंगे, और ऐसा इंसान जीवन काल के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी अप्लाई करता है। अच्छा, ये मतलब चंद्रमा वो खराब उस लेवल तक उस चला लेवल जाता की, है। देखो 9 ग्रह हैं, जब भी चंद्रमा का पीरियड आएगा 9 ग्रह पूरे करके वो वहां पे हिट करेगा। बस आपको यही समझना होता है कि कौन सा टाइम पीरियड मेरे लिए अच्छा आ गया तो उसमें हम बूम कर देते हैं, कौन सा टाइम पीरियड मेरे लिए खराब आ गया उसमें हम डिक्रीज कर देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे पास कोई व्यापारी बंदा आया, मैं कहता हूँ काम कर, इस इन्वेस्टमेंट्स कर, इस टाइम पे खूब बड़ा अपने बिजनेस को, एक पल को रोक देता हूँ दूसरे पल को कि इस टाइम तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा, इस टाइम पे जो तेरा बना हुआ है फ्लो बस तू उसी को मेंटेन करेगा, नया बिजनेस ओपन नहीं करेगा, नई फ्रेंचाइजीज ओपन नहीं करेगा। बस जीवन यापन इसी का नाम हो गया अप्स एंड डाउन, वो समझ जाता है। लेकिन अब अगर उस गलत टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट्स कर देता है तो डूब गया ना, जो उसका बनाया हुआ एम्पायर था वो नीचे आ गया, क्योंकि वो पहले से ज्यादा रिस्क ले रहा है आने वाले टाइम पे। पहले उसने लिया था 10 लाख रुपए का रिस्क, अब वो ले रहा है 20 लाख रुपए का रिस्क, फिर लेगा 50 लाख का रिस्क। बिल्कुल ग्रो कर रहा है ना, लेकिन कब उसके लिए सही टाइम पीरियड है अच्छा, कब उसके लिए बुरा टाइम पीरियड है, या आप ये कुंडली को ही डिसाइड करना पड़ेगा। एक ज्योतिषी ही बता पाएगा आपको, लाल किताब ही वर्णन कर पाएगी इस चीज का। और सही मात्रा में लाल किताब घुमाती नहीं है, सबसे अच्छा मुझे ये है कि लाल किताब घुमाती नहीं है, साफ और स्पष्ट बात जैसी भी है मुंह पे कह देती है कि तू बुरा है तो बुरा है, बात खत्म है, क्या दिक्कत है। आपको अपनी खामियां पता होनी चाहिए, क्यों छुपाऊं मैं। बच्चों का जो पढ़ाई के बाद जो करियर डिसाइड करते हैं तो वो एग्जैक्ट एज या ऐसा एग्जैक्ट टाइम कौन सा होता है जिसमें वो अपने करियर को चूज करें और वो आगे बढ़ें लाइफ के अंदर। देखिए तो लाल किताब क्या कहती है उसके बारे में? देखिए 16 साल में हमारा बृहस्पति लगता है और 16 साल में बच्चा होता है 10th क्लास के ऊपर, वो टाइम पे टर्निंग पॉइंट होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 9th क्लास में 40% लेके आए हैं, लेकिन 10th में आते के साथ ही 90% लेके आए हैं। क्यों? माँ बाप ने पहले पढ़ाया नहीं था क्या उनको? बहुत सारे लोग हैं भाई, 9 तक तो पूरे डफर थे और 10th में आते के साथ एकदम ट्विस्ट कर गए। सडनली मैंने वो लोग देखे हैं जो 10th में 11th में फेल हुए हैं लेकिन आज डॉक्टर है। क्या हो गया टर्निंग पॉइंट? सचिन जी, पढ़ाई एक समय डिसाइड करता है कि वो कहां से कहां तक जाएगा, पढ़ाई डिसाइड नहीं करती क्या वो मैजिस्ट्रेट बनेगा। आप मुझे बोल सकते हो कि एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करी, डॉक्टर करी, क्या वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा या अच्छा इंजीनियर बन पाएगा? ये दे सकते हो कमिटमेंट? कोई नहीं कमिटमेंट दे सकता है, लेकिन समय बता सकता है कि ये इस करियर में जाएगा तो ये कामयाब ही होगा, ये इस सेक्टर में जाएगा तो कामयाब होगा। ये ग्रह होते हैं, ग्रह की पोजीशंस होती है, ग्रह के उपाय होते हैं और बताए जाते हैं। तो कुंडली बता सकती है कि हमें, कि मेरी कुंडली ये बोलती है कि मुझे ये करियर चूज करना है। बिल्कुल। अगर मैं वो करियर चूज नहीं करता, मैं किसी और क्षेत्र में जाना तो दुख पाओगे, पहले ही बात, पहला स्ट्रगल आ जाएगी आपकी जिंदगी के अंदर। दूसरा, उपाय करके उसको अच्छा किया जा सकता है। मैंने क्या कहा कि गरीब का बच्चा IAS ऑफिसर बन गया, उसके नसीब में लिखा था वो, उसने कुछ ये नहीं करा कि उसने सिर्फ पढ़ाई करी और वहां तक पहुंच गया। वो उसकी माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। आपको क्या लगता है कि माता पिता जो उपाय करती हैं, व्रत करती हैं, तीर्थ यात्रा करती हैं या मंदिरों में जाके मत्थे टेकती हैं, क्या बच्चों को नहीं लगते? लगते हैं ना। करवा चौथ का व्रत किस लिए रखा जाता है? पति के लिए रखा जाता है ना। तो कंडीशंस क्या हुई कि भैया उनकी ब्लेसिंग्स उनको लग रही है, वो कह रही है कि भैया मेरी जो एक कह ली ऑरा जो है, जो मैं प्रे कर रही हूँ वो आपके लिए लग रही है, तो वो लगती है। तो बच्चा सिर्फ पढ़ करके वहां तक नहीं पहुंचा, पूरे परिवार की मेहनत से वहां तक पहुंचा है। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने जो करियर आपने डिसाइड किया है बच्चे का, कि आपका बच्ची रिसर्च सेंटर में जा रही है, बच्ची करे, मेहनत करे। एक बारी अगर उसकी जिंदगी में हडल आ रहा है तो उससे परामर्श लेना चाहिए दूसरी बारी के लिए, कि दूसरी बारी तुम्हें फेल नहीं। जैसे आप बोलते हैं IIT का एग्जाम क्रैक करना होता है मेरे पास, मैं कभी भी नहीं मना कर रहा, मैं कह रहा भाई एक बार बच्चे को ट्राई करना चाहिए अच्छी इच्छा में। मेरी बात मानता है तो मत कर, अगर कुंडली में नहीं आ रहा तो बिल्कुल, लेकिन भाई तेरी इच्छा है तो मैं कभी नहीं मारता उसकी इच्छा। मैंने कहा कर, कल को ऐसी उम्मीद ना हो जाए कि मैं कुछ बेहतर कर सकता था और मेरे को मुझे करने नहीं दिया गया। मैंने कहा तू कर, क्योंकि माता पिता सपोर्ट में है। माता पिता से पूछता हूँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बच्चा करना चाहता था? मैं भी चाहता हूँ बच्चा हो जाए, उपाय देते हैं कि वो हो ही जाए।
लेकिन कंडीशंस क्या होती है कि सचिन जी अगर वहां अज्ञानता पूर्वक वो चल रहा है, उसको पता ही नहीं, और वो करे जा रहा है, एक दीवार पे दीवार पे हथौड़ा मारा जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा। स्ट्रैटेजीज होती है सचिन जी, हथौड़ा लो कोनी वाला और एक मारो ना, टूट जाएगा। अब मैं आपको लेके आऊं कि हड्डी जोड़नी है, हड्डी में भी हथौड़े लगते हैं। जब हम वो करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं या कुछ आपके रॉड डालते हैं तो हथौड़े मारते हैं। अब वो क्या बोलते हैं, मजदूर वाला हथौड़ा लाके मार दोगे उसके पैर पे, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। उनका हथौड़ा होता है छोटे वाला, तब जाके काम होता है। तो ऐसे ही जो बच्चे प्रयास कर रहे हैं अपने करियर में सफल होने के लिए, लेकिन वो किसी की भी कारणवश कह लीजिए फेल होते जा रहे हैं या नहीं सक्सेस पा रहे हैं, तो अपनी कुंडली दिखा करके उसके उपाय करिए और सक्सेस लीजिए। लाल किताब उस पे काम करती है जो आपकी ख्वाहिशें हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो लिखा है अगर वो तू मान सकता है तो तेरी जिंदगी सरल हो जाती है। वरना सर पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब आपकी कुंडली में IITian बनना नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको IITian तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बोलो सर मैं उपाय करके बन जाऊं क्या, गलत बात। उपाय प्लस तेरे कर्म बन जाएगा, तो 100% बन जाएगा। चाहे नहीं लिखा हो मेरी, चाहे नहीं भी लिखा हो फिर भी बनेगा। मैं लेकिन हाँ, समय समय पे फॉलो करता रहेगा तो तरक्की मिलेगी, वरना तरक्की नहीं मिल पाती आगे। अब मैंने आपको सीट पे तो बिठा दिया लेकिन आपको कुछ आता ही नहीं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, फिर आप क्या करोगे, मैं छोड़ता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। मेरे भी रिलेशन में है, वो 3 बार छोड़ चुके हैं। सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? करनी नहीं है हम लोगों को, क्योंकि नहीं झेल पा रहा उनसे वो टॉर्चर, वो पेन, वो खालीपन, वो खाली रहना, वो उसी से हो जाते हैं। कह रहा मैं काम करने गया था, मैं खाली बैठने सोना गया था। बिल्कुल सही बात है। भाग्य में लिखा है तो अच्छा। जैसे मेरे भैया थे, तो मतलब नोन में थे कोई, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली, उपाय करके गवर्नमेंट जॉब ले ली। अब उनको ट्रांसफर करना था। वो कह रहा है मुझे गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई लेकिन अरुणाचल में मिल गई। अब भाई घर फैमिली यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, कैसे हो पॉसिबल। तो उन्होंने फिर ट्रांसफर के अपने उपाय किए, तो ट्रांसफर करवाया और हो गया। हो गया। समय का राइट टाइम लगता है। अब ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन हो गया वो तो अपने प्रोसेस से काम करेगा। तेरे मुझे चाहिए ऑथराइज हो जाए वो ट्रांसफर, बस। क्या ट्रांसफर हो गया दिल्ली वापस? दिल्ली आ रहा, टाइम लगता है। देखो आप बोलो कि आज मैं आपको भभूति दे दूंगा, चमत्कार हो जाए आपकी जिंदगी के अंदर, वो चीज नहीं। कुछ लोग तो वो भी कर रहे हैं आजकल। वो सब आप अज्ञानता पूर्वक कर रहे हो। कितने लोग कर रहे हैं आजकल, चल रहा है वो, ट्रेंड में है। वो ट्रेंड में है ना, कि लीगल तो नहीं है। हाँ, ये बोलोगे तो ऐसा होगा, पत्नी वश में हो जाएगी, नहीं, गऊ बन जाएगी। आप ऐसा करिए सचिन जी, आप 10 लोगों को खड़ा करिए, 10 लोगों को सेम प्रॉब्लम के सेम उपाय दे दीजिए। कितने लोग यस बोलते हैं मुझे बताइए। राशि पढ़िए आपने, राशिफल होते हैं। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है? 1.2 1.3 बिलियन। हाँ बिल्कुल। इसके एक राशि के मतलब कितने? 15 करोड़ लोग अप्रॉक्स हो गए एक राशि वाले। हाँ। आज राशिफल में लिखा हुआ है सिंह राशि वालों के जातकों के लिए कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ। या फिर आपको आज नौकरी के अंदर धन की प्राप्ति होगी, कुछ होगा। क्या 15 शुभ संदेश, शुभ संकेत? तो क्या 15 करोड़ लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है वो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये कैसे हो गया? क्योंकि वो राशि फल है, वो जनरल फल है, समझ लो। वो ग्रहों की आंकड़ा करके एक पब्लिसाइज चीवी फल है कि भैया वो एक जनरल है सबके लिए। जिसके लिए हो गया उसके लिए ठीक है, जिसके नहीं हुआ कोई बात नहीं। आप ऑब्जेक्शन भी तो नहीं उठाते उसके ऊपर। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और लीगल है। उपाय कर लिया, अगर हो गया तो तुक्का, नहीं होता, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कुंडली स्पेसिफिक होती है हर इंसान की। आपकी कुंडली अलग है, मेरी कुंडली अलग है, हमारे बच्चों की कुंडली अलग है, देवी वो और माता पिता की कुंडली अलग है। हर किसी की कुंडली अलग अलग है। अच्छा, कुंडली से क्या हमारी कुंडली में हमें जो भी हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, क्या उसके बारे में पता लगाया? 200%। अगर वक्त से पहले आप कर लो, मैं कह रहा हूँ बीमारी ही नहीं आएगी। नहीं, वक्त से पहले तो जब करे, जब मुझे पता हो कि हाँ ये बीमारी मुझे आने वाली है। मैंने आपने कहा कि कुंडली में क्या पता होता है कि बीमारी आने वाली है, लगने वाली हेल्थ इश्यूज है। वक्त से पहले ही प्रेडिक्शंस हो जाए, वक्त से पहले ही पता चल जाए कि बीमारी आने वाली है। शुगर है, शुगर का आपको लगता है कि कुंडली में परमानेंट होती है? बच्चा पैदा हुआ शुगर हो गई। जो लोग अच्छे खासे पैदा होते हैं समय के अनुसार और 40-45 साल की उम्र में उनको जाके शुगर हो जाती है, वो कुंडली का साल आता है एक, इसमें शुगर होनी लिखी हुई थी। अगर आप उस कुंडली के साल को निकाल दो, ठीक है ना, तो आपकी शुगर नहीं होगी, लेकिन जहां लिखा था होगी वहां होगी। कुंडली में देखकर जो आने वाले हेल्थ इश्यूज हैं हमारी बॉडी में, क्या वो पता लगाए जा सकते हैं? सचिन जी बिल्कुल पता लगाया जा सकते हैं, बहुत आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। कुंडली खोलते ही एक इंसान की कुंडली में आप किसी को पूछ सकते हो कि भैया मेरी कुंडली में प्रॉब्लम कैसी कैसी आनी है समय के अनुसार, ठीक है ना। मैं सर्दी जुकाम खांसी की बात नहीं कर रहा कि आप तो सीजनल हो गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको रेगुलरली खांसी रहती है, कोई क्रोनिक डिजीज। हाँ, जो खत्म ही होने का नाम ले, रेगुलरली उसको कोई एलर्जीज रहती है, या कह लीजिए रेगुलरली इंसान की जिंदगी के अंदर कैंसर जैसी समस्या आ गई जो आपका मेजर है बिल्कुल ही,
ऐसे में कुंडली के योग होते हैं। जैसे मान लीजिए शनि जिसका खराब होता है कुंडली के अंदर, उसको खांसी की, डस्ट एलर्जी ये बनी रहती है, प्रॉब्लम आती ही आती है। किसी की कुंडली के अंदर मंगल देव खराब होकर बैठे हुए हो, बुध देव खराब होकर बैठे हुए हो, इनकी युति बनी हुई हो, तो ऐसे में कैंसर होना निश्चित है। कैंसर नहीं, इसको बोलते हैं ना इलाज बीमारी। अच्छा, इसका इलाज, इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, कोई कोशिश जितनी मर्जी कर ले, बस तो टाइम खींच सकते हो लेकिन इलाज मिलेगा ही नहीं इसका। ऐसी कुंडली जो आजकल बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, ये चंद्रमा जिसका खराब अवस्था के अंदर होता है उसको डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, नसों की जिसके दिक्कतें आती है, ब्रेन हैमरेज जिसके हो रहा है, इसके दांत टूट टूट के गिर रहे हैं, दांतों में प्रॉब्लम रहती है, इनका बुद्धि खराब होकर बैठे हुए हैं। स्किन की एलर्जी बहुत आजकल मैंने देखा है, बिल्कुल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। शुक्र खराब हो रहा है ना, स्किन की प्रॉब्लम, नई नई डिजीज कैसे आ रही देखिए ना। कुछ कुछ डिजीज ऐसी है जो कहते हो सफेद दाग, जिसका इलाज ही नहीं है मार्केट के अंदर। आप दिखाओ ना डॉक्टरों को, सफेद दाग जिस बच्चों को हो जाता है, पूरी बॉडी जिसको कहते हैं वो चर्म रोग हो जाता है, पूरा का पूरा इलाज ही नहीं है, पूरी बॉडी शुक्र खराब हो जाता है उसकी कुंडली के अंदर। ऐसे में आप ग्रह को देख के आसानी से संभाल भी सकते हैं और उसके उपाय करके इसको रिड ऑफ कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या हो जाती है, ऊपर वाला मौका भी नहीं देता संभलने का। आप कुंडली से को पहले पे दिखाओ और जांच लो कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी और इस उम्र में आएगी, तो इस उम्र में ये सावधानी बरतनी है, बिल्कुल ठीक हो गया। प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा ऊपर वाले ने समय दिया, उपाय कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम आई, बंदा खत्म, इसका क्या इलाज करोगे? लाल किताब क्या कहती है इसके बारे में? लाल किताब ये कहती है कि अपने बारे में जानो, पहचानो और सीरीज वाइज चलो और जैसा लिखा है वैसा करो। कुछ चीज चाहिए जो ख्वाहिशें हैं और अच्छी में है तो उसको बना लो। कोई योग अगर आप लीगल योग मांग रहे हो, आप कह रहे भैया मुझे ना विदेश यात्रा जाना है, मेरा मन वहीं का ही है और कुंडली में योग नहीं है, टाइम लगेगा, बन जाएगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने बन जाएगा योग, बच्चा पहुंच जाएगा विदेश, ठीक है ना। लेकिन अब उसके बाद आपको अगर बच्चा वहां पहुंच के दारू पी रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है, फिर रहा है, अय्याशियां कर रहा है, तो वो गलत है सचिन जी। वहां पे भी उसको एक कंसीडर रखना पड़ेगा कि वो बड़ी मेहनत से वहां तक पहुंचा है और आगे जर्नी तक जब तक वो सेटल ना हो जाए तब तक वो अपनी रेमेडीज को फॉलो करता रहे उस चीज को। जैसे मान लो मैंने रतन पहनाया कोई, मैं तो फौरन पहुंच गया, उठाया और फेंक दिया रतन, भाई मैं नहीं पहनता अंगूठियां। लाल किताब में रत्नों का पूरा विशेष महत्व है, रत्नों का महत्व है, यंत्रों का महत्व है, उपाय का महत्व है, पूजा पाठ का महत्व है। लाल किताब के अंदर तो सीधी सीरीज, जो पुरानी लाल किताब थी उसके अंदर तो सीधी सीरीज लिखी गई है कि कुछ ना फॉलो करके सिर्फ उपाय फॉलो करो, ना राशि फॉलो करो, ना कुछ और फॉलो करो, सीधा जो उपाय लिखे हुए वो। लेकिन जो नई लाल किताब हम लोगों ने डेवलप करी है उसके अंदर सब 7 चीजों का कोलैबोरेशन करके कि भैया राशि भी जेन्युइन होती है, पूजा पाठ भी जेन्युइन होती है, रत्न भी जेन्युइन होते हैं और उपाय भी जेन्युइन होते हैं। संपूर्ण ही सब कुछ जीवन है सृष्टि का। लाल किताब में वास्तु के बारे में क्या बताया गया है? लाल किताब के अंदर सचिन जी, मैं जो वास्तु करता हूँ वो जनरली नॉर्मली बस जैसा नहीं है कि घर में चला गया कि नॉर्थ ईस्ट में लेटरिन बाथरूम ना हो, इधर सीढ़ियाँ ना हो, इधर रसोई ना हो। ये कॉपी बुक्स मिलती है, आप मार्केट से उठाइए, खुद ही पढ़ लीजिए, खुद ही अपने वास्तु टिप्स लीजिए। मैं करता हूँ कुंडली का वास्तु। जनरली क्या लिखा होता है कि पश्चिम दिशा की रसोई बहुत ही फायदेमंद रहती है, जनरली ये हर किसी को पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर यदि बुध राहु का मेल हो 11वें घर का, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पश्चिम, और आपकी बहन हो, आप पश्चिम की दिशा रख के तो दिखाओ, बहन विधवा होकर या लड़ाई झगड़े कर कर भाई के घर में वापस आ जाएगी। क्योंकि लाल किताब में स्पष्ट वर्णन है, जब तक आपकी बहन आपके घर में है तब तक वो रसोई ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी बहन ब्याही हो जाती है, यानी कि शादी हो जाती है, ठीक है ना, तो ऐसी अवस्था के अंदर पश्चिम दिशा की रसोई उसके शादी से पहले ही डिमोलिश करा के कहीं और चेंज करवाना, जो उसकी कुंडली का बनता है वहां चेंज कराना जरूर है, वरना मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी बहन की। सोचो, भाई की कुंडली में बहन के लिए लिखा हुआ है। वास्तु क्या जमीन के अकॉर्डिंगली होता है, वॉल के अकॉर्डिंगली होता है? जमीन के अकॉर्डिंगली होता है। तो फिर ये एस्ट्रोलॉजर ये दीवारों का रंग क्यों चेंज करवाते हैं? वो सेकंड आ गया ना, समझो। पहले आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपकी जो जमीन है क्या वो शुभ फलदायी है। एक लैंड, आप पहले दीवार खरीदते हो, लैंड खरीदते हो? लैंड खरीदते हैं। अगर लैंड के हिसाब से वास्तु होता है फिर वो दीवारों का रंग क्यों चेंज करवाते हैं? वो सेकेंडरी आता है सचिन जी, समझिए। पहले आप लैंड खरीदोगे, पहले तो आप ये देखोगे कि इस कंडीशन पे, इस धरती पे या इस लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी बनाना मेरे लिए शुभ फल देगा या शुभ फल देगा। पहले चीज आ गया। सेकेंडरी आ गई, हमने बोला शुभ फल देगा उपाय करके। जैसे उपाय में मैं आपको बता दूं कि कोई आपको ये देखना हो कि आपका लैंड ये शुभ है या अशुभ है, मैं इसका उपाय बताता हूँ। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए या मिट्टी का ले लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए और उसमें अपनी जमीन में जाके बीचों बीच गाड़ के आ जाइए। आपका लैंड है ना, कर सकते हो ना, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि आपका लैंड है। आप गाड़ के आ जाइए। 40 दिन हो गए, 43 दिन हो गए, या कह लीजिए 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, आप शांति से बैठिए। अगर आपके जीवन के अंदर उथल पुथल आने लगे, सिर्फ आने ही लगे, बुरे सपने आ गए,
कोई एक्सीडेंटल योग बन रहे हैं या बार बार मैं बच रहा हूँ, है ना, ऐसी स्थिति में वो लैंड अभी आपको शुभ बनाना कायम नहीं रहेगा, आपको उस पे ऊपर अभी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना लीगल नहीं रहेगा, आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसको तुरंत निकालिए और जल प्रवाह कर दीजिए। अगर वो 43 दिन आपके बहुत सिक्योर निकल जाते हैं, आप बनाइए ना उस प्रॉपर्टी को, बहुत शुभ फल देगी, अच्छी भी रहेगी, आपके घर के लिए भी अच्छी रहेगी और पैसे भी देके जाएगी इन फ्यूचर में अगर आपको सेल करनी हो तो। दूसरा क्या आ गया, कंडीशन क्या, दीवारें खड़ी होगी, दीवारों के रंग है, ये आता है सेकेंडरी की इस जगह पे बैठ के, जैसे मान लो स्टडी के लिए तो हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में बैठ के स्टडीज करो, यहाँ पे आपका ब्रेन ब्रह्म स्थान हो गया ना एक तरीके से, तो यहाँ पे ब्रेन भी काम करेगा, पढ़ाई लिखाई भी काम होगी, ज्ञान भी आएगा एक बच्चे के अंदर, ये चीज है। साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम होना चाहिए मियाँ बीवी का। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में जाके बेडरूम बना लो, भाई ब्रह्म स्थान है, पूजा का स्थान है, वहाँ मियाँ बीवी क्या करेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बोली गई है कि वहाँ पे बच्चे उत्पन्न करने के लिए मियाँ बीवी के नए नवेले जोड़ों के लिए बहुत अच्छा स्थान दिया गया है वहाँ पे, ये चीज है। अब जिनका मकान ही छोटा एक कमरे का है, हाँ, वो वास्तु कैसे ठीक करें अपना, वो वास्तु देखो उसमें वो सारे नियम कैसे फॉलो करें, टिप्स होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी ऐसी कोई, आप डिमोलिश कर ही नहीं सकते किसी चीज को। हाँ मेरा एक रूम का कमरा है, आप उसे डिमोलिश नहीं कर सकते, तो मैं कैसे उसको, ये सारे नियम मैं कैसे फॉलो करूं कि मैं नॉर्थ में, कुछ नहीं करना। अगर आप नहीं कर सकते हो किसी राजन से, तो आसान आसान से टिप्स होती है। लाल किताब तो ये कहती है कि पहले अपने उपाय कर, वास्तु उपाय कर कुंडली के। अच्छा। 99% तो वही समस्या खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब वो लाल किताब में वास्तु को कुंडली से, वास्तु इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अच्छा, नॉट कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी। ये कुंडली में से तो निकला है, समझिए, वास्तु एक सेगमेंट है ये। आपका राहु अगर तीसरे घर में बैठा हुआ हो तो दक्षिण दिशा में ऑटोमेटिकली या तो ब्लू लाइट आ जाएगी, ब्लू कर्टन्स आ जाएंगे, चप्पल आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे कुंडली है ना, वैसे ही ग्रह अपने अकॉर्डिंग सेट बैठे हुए, ये आपको देखना पड़ेगा। आप ग्रहों से कोई भिन्न नहीं हो। ग्रह ने अगर बोल रखा है कि आपकी कुंडली के अंदर ये स्थान, यहाँ पे जैसे मान लीजिए साउथ वेस्ट के अंदर मंगल बैठा हुआ है, यानी कि 7वें घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर दवाइयां आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको रखनी ही नहीं पड़ेगी। ग्रह का चक्कर ऐसा चलेगा कि ऑटोमेटिकली वहीं आप बीमार हो जाओगे, वहीं आपके वो कोई बेड रेस्ट वाला आ जाएगा, कोई मम्मी जी पेशेंट बन जाएंगी, वहीं लेट जाएंगी और वहीं दवाई रख देंगी। ऑटोमेटिकली होता है, ग्रह से आप चल रहे हो। जिस दिन आप ग्रहों को चलाने लगोगे उस दिन आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाती है। जब आपको ये पता हो कि मेरा अच्छा समय कब है, मेरा बुरा समय कब है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलोगे नहीं क्या उसको। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सचिन जी इस रास्ते मत जाना, इस रास्ते ट्रैफिक है और इस रास्ते निकल जाना। जब आपका वो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है ना, तो हरियाणा में पूरा जाम हो गया था और आपको जाना हो मान लो जयपुर, उस तरह से निकल के, तो आपको क्या बोला गया, सचिन जी इस रास्ते से मत जाना, हरियाणा के इस साइड में कट्टा, इस तरह से निकल जाना। लेकिन अब सीधे ही आप जाके बिना अज्ञानता पूर्वक सीधा ही चलते रहो तो खड़े रहो 4-5 दिन फिर। बिल्कुल सही बात है, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं। यही है, ये कुंडली होती है। अगर आप जानकारी प्राप्त करते हो तो आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। लाल किताब का सर्वप्रथम रूल क्या है कि आपकी जिंदगी को स्मूथ करना। ये नहीं कि आपको स्टार बनाना है, आपको फिल्म, ये सेकेंडरी पार्ट है। क्या आप जब सुखी रहोगे तभी तो आगे बढ़ने की सोचोगे। आपकी जिंदगी में मैरिड लाइफ खराब चल रही है और मैं कह रहा हूँ नोट कमा ले। बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे भाई पहले मैरिड लाइफ ठीक करो, नोट तो मैं तब कमाऊंगा बाद में। आपका बच्चा बीमार हो रखा है और आप कह रहे हो मैं तो जाऊंगा घूमने के लिए, विदेश यात्रा करूंगा मैं तो। नहीं, नोट कमाने से मुझे याद आया, न्यूमरोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? अगेन मैं एक चीज कहूंगा कि न्यूमरोलॉजी ट्रू है, आप ये बोलोगे फेक है, नहीं। न्यू वर्क कैसे करती है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी के लिए देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1979। 25/11/1979। 25 तारीख लेते हैं हम, जो आपका मूलांक बनता है वो 7 नंबर बनता है, तो ये केतु का नंबर बनता है। तो पॉजिटिव सोच के आप मालिक रहोगे, ठीक है ना। जिंदगी में एक ब्रांड जरूर बनेगा आपका, ठीक है ना। बच्चों का सुख आपको जरूर मिलेगा। आप सोसाइटी के अंदर नामी गिरामी रहोगे। आप पॉजिटिव बात करने के मालिक रहोगे। सीधा बोलो चाहे कैसे, लेकिन पॉजिटिव बात करके आगे बढ़ोगे जिंदगी के अंदर। ये आपका नेचर हो गया कि पॉजिटिव है ना, सिंपल सी समझ लो। लेकिन 25 तारीख को तो बहुत लोग पैदा हुए ना, 25 तारीख को तो बहुत लोग सिर्फ आप तो पैदा हुए। क्या आपकी जिंदगी में आज जो समस्या आ रही है, क्या वो सबकी कुंडली में आ रही है? बिल्कुल सही बात है। नहीं आ रही नहीं, ऐसा जरूरी क्योंकि आपने डेट टाइम तो मांगा ही नहीं, टाइम तो मांगा ही नहीं आपने कि आप AM के हुए, PM के हुए। अब केतु कैसे खराब हो गया आपके? मैं कहता हूं केतु किसका खराब है? जिसकी आपके खुद की नर संतान नहीं है, उसका केतु वीक हो जाता है। जैसे नर संतान मतलब जैसे
मतलब आपकी पुत्री है तो उसका दर्जा नहीं किया गया, नर संतान को केतु माना गया, मेल मतलब मेल चाइल्ड को, फीमेल चाइल्ड को बुध माना गया। अच्छा, मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं, मेल चाइल्ड लेकिन अब आपने ठीक कैसे कर सकते हैं, कुत्ता पाल के उसको, यानी कि आपका केतु कैसे ठीक होगा, आपका ब्रांड कैसे बनेगा, जब आपके घर में कुत्ता आ जाएगा तो उसको पाल करके आप केतु को जागृत कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस टाइप की स्ट्रगल्स है, न्यूमोलॉजी पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। ये वो चीजें हैं सचिन जी जो सुनने में अच्छी लगती है, जैसे राशि सुनने में हमें अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। विदाउट एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी करना जीरो है। नहीं, वर्क कैसे करती है ये न्यूमरोलॉजी? तो न्यूमोलॉजी को हमें कब अपनाना चाहिए, मैं यही बताता हूँ। न्यूमोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए हमने गाड़ी को लेने के लिए, गाड़ी का नंबर, हमारी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, इसके लिए न्यूमोलॉजी वर्क करेगी। इसमें आप न्यूमोलॉजी का सहारा लो कि हमारे प्लान जो हमारे ग्रह होते हैं वही हमारे नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, 1 नंबर से सूर्य रूल होता है, 2 नंबर से चंद्रमा रूल होता है, 3 नंबर से बृहस्पति रूल होता है। ऐसे कंडीशंस के ऊपर, जैसे मान लीजिए अब सूर्य किसी का खराब अवस्था के अंदर, वो 1 तारीख में पैदा हुआ है तो आप उसे कहोगे लीडरशिप क्वालिटी है तेरे अंदर, तू मेहनत करने का आदी है, ठीक है ना, तो लंबा चौड़ा रहेगा, क्योंकि अगर सूर्य अच्छा तो कदकाठी बहुत अच्छी रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी कह लो और नेम फेम रेपुटेशन कह लो सूर्य का, सरकारी नौकरी कह लो, लेकिन क्या 1 तारीख को पैदा होने वाले लोग सभी ऐसे हैं? होते हैं? नहीं होते, नहीं होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो न्यूमोलॉजी सिर्फ कहाँ काम आती है, आपके मकान लेने में, कि भाई मकान का नंबर कौन सा ले, मकान का फ्लोर कौन सा ले, गाड़ी का नंबर कौन सा ले, आजकल जो चल रहा है मोबाइल नंबर कौन सा ले, इन चीजों में न्यूमोलॉजी काम आती है। कि भैया आप ऐसे करोगे, गाड़ी का जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी का नंबर लिया 3, तो उस गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को ज्ञानी होगा, मेहनती होगा, वो ज्ञान से लीडरशिप क्वालिटी वो करेगा, अर्जित करेगा। दूसरा, जब जहां जाएगा वहां लाभ कमाएगा, यानी कि उसकी गाड़ी फ्री फंड में नहीं चलेगी। केतु 7 वालों की गाड़ी क्या है, जैसे आपका रूलिंग केतु है और आपने 7 नंबर की गाड़ी ले ली, हाथ पैर ही नहीं होंगे गाड़ी के, चलती रहेगी बस। कभी आप चलाओगे, कभी आपका यार दोस्त चलाएगा, कभी कोई और चलाएगा, कभी और चलेगी बस। वो किस पर्पज से चल रही है वो नहीं पता, चाहे वो फैमिली घूमने के पर्पज से हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल उसमें प्रोफेशनल पर्पज से हो। ये न्यूमोलॉजी का सारा लो, लेकिन उससे लो जहां पे कुंडली देख करके आपको न्यूमोलॉजी बताई जाए। यानी कि आपको ये ना बोला जाए कि एक भी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 1 है, सूर्य अच्छा है, 1 नंबर का सूर्य रूल होता, सूर्य के बारे में डेफिनेशन दे दी और आपको लुभा लिया और उसके बाद ये काम कर दिया। नहीं, गलत है। कुंडली खोलो, कुंडली के अंदर देखो ना सूर्य कैसा है, अगर अच्छा है तो आप ऑलरेडी अच्छा दिलाओ गाड़ी, लेकिन सूर्य नीच को होकर बैठा हुआ है उस दिन। सपोज मैं बताता हूँ कि सूर्य किसी का अच्छा अगर होगा तो 12 घंटे ट्विस्ट कर दो, 12 घंटे में वो ग्रह नीच का हो जाता है उसी दिन में। ऐसे सूर्य अगर पहले घर में बैठा हुआ होगा तो 12 घंटे बाद वो 7वें घर में बैठा हुआ है, क्योंकि एक साइकिल पूरे दिन की 1 दिन की होती है कुंडली की, हर ग्रह एक घर में आएगा उस दिन। जैसे मान लीजिए आज सूर्य पहले घर में आया तो दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, 12 घंटों 24 घंटों में पूरा साइकिल चलेगी उस दिन। तो ऐसे में सूर्य अगर नीच का हो गया तो उसके अंदर कुछ पॉइंट जरूर होते हैं, लेकिन वो 100% कामयाब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ अगर सूर्य वाले इतने ही अच्छे हैं तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आता है कि उसके पिता जीवित क्यों नहीं है, या उसके पिता बीमार क्यों रहते हैं, या वो सरकारी नौकरी क्यों नहीं करता जब सूर्य इतना ही अच्छा है। तो क्या एक वाले के सारे सरकारी नौकरी करेंगे? ऐसा तो भीड़ लग जाएगी कि प्राइवेट जॉब की कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बहुत लोग हैं जो सूर्य अच्छे वाले प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल है, वो जाने नहीं चाहते, 8-8 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा पैकेज है उनका। सिर्फ नेम आपकी कुंडली को ये देखना जरूरी है कि सूर्य की पोजीशन क्या है। आप जनरली सिर्फ एक बोल दो कि 1 तारीख को बच्चा पैदा होगा और उसके साथ ये होगा, ये गलत है। आप मूलांक, भाग्यांक, भाव लेके आप टाइम क्यों नहीं ले रहे हो? आप प्रॉपर कुंडली कंसल्ट करो ना। आप ये बताइए कि कुंडली देखने का सही प्रोसेस क्या है? क्या कुंडली को हम कभी भी देख सकते हैं या सुबह शाम कोई पर्टिकुलर इसका कोई टाइम होता है? नहीं, आप कुंडली को जब बच्चा 1 दिन का है और 1 घंटे का है, आप उस दिन से लेकर के जब तक वो मृत अवस्था का नहीं हो रहा तब तक आप कुंडली देख सकते हो। जब तक उसके अंदर 1 दिन की सांसें या 1 घंटे की सांसें हैं परमात्मा ने जितनी देर के, तब तक कुंडली एनालाइज करनी चाहिए। और ऐसा नहीं रोज खोल के बैठ जाओ कुछ करो कि आज का राशिफल मेरा ये है, आज मैं इस रंग के कपड़े पहनूंगा, आज उस रंग के कपड़े पहनूंगा, बहुत हैट्रिक हो जाता है ये। इसमें कंडीशन ये समझो कि मेरा ये वाला साल कैसा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ, आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे ना, क्या पता 25/11/19 तो 25/11/2023 से लेकर 25/11/2024 तक ये 1 साल का वर्षफल है आपका। अच्छा, इसके बारे में सारा जान लो। मैं अपने क्लाइंट को कैसे कंसल्ट करता हूँ, जो कुंडली में लिखा है और 1 साल का पूरा ब्यौरा देता हूँ कि तेरे इस साल में ये इवेंट्स अच्छे आने वाले, ये इवेंट्स बुरे आने वाले, और सारा उसको क्लियर करके लिख करके जो नेगेटिव पार्ट है उनको राय देता हूँ प्लस उपाय देता हूँ कि ये काम आपको नहीं करना है। इंप्रूवमेंट होती है, आपको तोड़ाफोड़ी नहीं करानी। मैंने कहा इस साल
कराओगे तो दिक्कतें आएंगी। तो कहता ठीक है कोई नहीं, अगले साल करा लेंगे, क्या दिक्कत है, कितनी बड़ी बात है। घर इस साल ना बना के अगले साल बनाना। मैं आपकी ख्वाहिशों को ही पूरा कर रहा हूँ। बाकी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कुंडली देखने का कि सुबह ही देखी जाती है या शाम को देखी जाती है, नहीं, है ना? कोई बाकी प्रोसेस वो बिल्कुल कॉमन है। प्रोसेस बिल्कुल कॉमन है, बस एक आपको अच्छा रीडर चाहिए। ज्योतिष में कमी नहीं है, ज्योतिषों में कमी है, ध्यान रखिएगा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिर्फ 10 दिन की क्लासेस लेके, 3 दिन की क्लासेस लेके, 15 दिन की क्लासेस लेके ज्योतिषी बन रहे हैं। गलत है। आप अगर ये कहते हो कि वो कहता है कि मैं ज्योतिषी हूं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है उसकी, जो ये बंदा है कहता है। आप धरती पे हो और जब तक आप ज्योतिषी कर रहे हो आप जिंदगी भर सीखते हो। मैं आज भी सीखता हूँ। नहीं, वो तो काम ऐसा है क्योंकि सीखने की तो कोई एज नहीं होती, एज ही नहीं होती। और ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। और आप ये समझिए कि डॉक्टर की पढ़ाई खत्म हो सकती है, ज्योतिषी की पढ़ाई खत्म नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर कैरेक्टर क्योंकि हर बार नहीं आपके सामने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ ना। 9 प्लैनेट है और 12 राशियां हैं, 12 घर है, इसको कैलकुलेट कर लो और फिर इसके कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन ले लो कि भाई एक ग्रह 1 के साथ बैठेगा तो क्या युति होगी, एक ग्रह 2 के साथ बैठेगा तो क्या युति होगी, एक प्लैनेट 3 ग्रहों के साथ बैठेगा तो उसकी क्या युति होगी। कॉम्बिनेशन देखो ना कितने, और हर किसी का कैरेक्टर अलग है। आप 50 लोग उठाइए, 50 लोगों का कैरेक्टर सेम बता दीजिए मुझे, सबका कैरेक्टर अलग है। कोई रंग, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ये कह लीजिए किसी की तबीयत खराब रहती है, किसी की मैरिड लाइफ खराब है, सब लोग अलग अलग है। कोई अपनी फैमिली में स्ट्रगल कर रहा है, कोई पैदा ही दूध के पले में बच्चे में हुआ है, यानी कह लीजिए कि घर में ही इतनी समृद्धि लेके पैदा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रगल करते हुए समृद्धि बना रहे हैं। अच्छा, कई लोग तो मैंने देखा स्ट्रगल करके, मेहनत करके उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जहाँ तक वो पहुँचते हैं, और कई लोग सब कुछ करने के बावजूद भी, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बार बार फेल होते हैं। तो राजयोग का क्या इसमें? राजयोग के अंदर ये कह लीजिए मेहनत करने वाले को राजयोग मिलता है नहीं, या जो राजयोग में पैदा होता है उसके पास तो राजयोग है ही? ऐसा नहीं है। कभी कभी आपने सचिन जी ये देखा होगा कि एक इंसान बहुत समृद्ध परिवार में पैदा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन जीरो हो गया आज। मंगल जब चौथे घर का होता है और अशुभ हालात में बैठा हुआ होता है, तो ऐसे में ये कहते हैं ऐसा बच्चा घर की समृद्धि को आग लगाने के लिए पैदा हुआ है। यानी कि देखो कितनी बड़ी बात कही है लाल किताब में, कि उसको पहले से पता था कि भाई मंगल चौथे घर में अगर बैठा हुआ हो, जिस बच्चा पैदा, नया नवेला बच्चा पैदा हुआ है, शिशु पैदा हुआ है, लेकिन वो समृद्ध फैमिली में पैदा होगा मंगल 4 का बच्चा, और उसकी संपत्ति को आग लगाएगा वो। ये चीज जब हम ये कहते हैं कुंडली के अंदर, जैसे बुध हो गया, अब बुध कहते हैं कि भैया 1 से लेकर 6ठे घरों में बैठा हुआ हो तो इंसान को समृद्धि मिलती है, 34 साल से पहले पहले ही मिल जाती है इंसान को, मतलब इंसान करियर में सेट हो जाता है। जो 7 से 12 घरों के अंदर बुध बैठा हुआ होता है तो 34 साल के बाद इंसान सेटल्ड होता है। तो इसी को राजयोग बोलते हैं? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि तेरे पास तेरा जो एक सुनहरा अवसर आएगा, तेरा जो योग आएगा, तेरे जो अच्छे योग आएंगे वो 34 के बाद आएंगे। समझने का फेर है कि 34 साल का जब तू हो जाएगा उसके बाद तेरा राजयोग शुरू हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, यूं हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाते हैं, अच्छा 34 के बाद आएगा तो 34 के बाद ही काम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। देखो कितनी बड़ी। मैं ये कहता हूं अगर मैंने तेरा 34 डिसाइड कर दिया, मैंने लिखा कि 34 के बाद, मैंने बोला है ना कि 34, तो तेरी लाइफ स्ट्रगल आज से शुरू हो गई है। तुझे उस 34 तक बेस्ट करना है, मेहनत करनी है तुझे, रोज करनी है। अगर तू यहाँ पे हाथ धरे बैठा रहेगा तो 34 के बाद भी हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा। सचिन जी, राजयोग का मतलब है अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छे संस्कार, अच्छी लाइफस्टाइल, और ये चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की हो, ये वो राजयोग भोग रहा है। मांगलिक दोष के बारे में आचार्य मोहित जी क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो ये जरूर देखिएगा आप हमेशा, सबसे पहले जो लोग मांगलिक होते हैं, मांगलिक होते कौन है, जिनका मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर के अंदर मंगल बैठ जाता है, तो ऐसे लोगों को कॉमनली मांगलिक सिद्ध कर दिया गया है। अच्छा, जबकि ये सबसे बड़ा गलत रूल है। ये ज्योतिषों का बहुत बड़ा रूल फेक चल रहा है, रूल कि सिर्फ मंगल इन घरों में बैठा हो तो मांगलिक बोल दो। जब चंद्र कुंडली के अंदर भी मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर के अंदर आ जाए तो वो संपूर्ण मांगलिक होता है। पहली चीज, जिसमें कि बहुत सारी कुंडलियों में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा मांगलिक होगा वो बहुत अच्छा होगा, इमोशनली बहुत अच्छा होगा, वो दूसरों की बलाएं अपने ऊपर लेने वाला होगा। ये इमोशनली होते हैं बच्चे सारे के सारे जो भी मांगलिक होते हैं। लेकिन मंगल कौन सा भारी बताया गया है वो समझना जरूरी है। सिर्फ मंगल चौथे घर वाला, 8वें घर वाला, ऐसी स्थिति में बोला गया है इंसान कोल्लू की बैल की तरह मेहनत करता है जिंदगी के अंदर, यानी कि इंसान जितना मर्जी कमा ले इसे करता ही रहता है। ये अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर पाता, सिर्फ मेहनत करता है जिंदगी के अंदर, क्योंकि मंगल यहाँ पे बद्ध रूप में कहा गया है।
ये मंगल चौथे घर में अशुभ या आठवें घर में अशुभ होके बैठा हुआ इस हालात के अंदर। अब ऐसे में क्या होता है, इनके अंदर काम करने की डेडिकेशन ज्यादा होती है, सब सारा दिन हाय हाय करते रहता है अपनी बीवी के ऊपर, या तो लड़ेंगे या पत्नी बीमार रहेगी। ग्रहों को अपना खेल खेलना है, तो चाहे वो बीमारी से निकाल दें चाहे वो लड़ाई करके निकाल दें। अब ये था 28 साल के अंदर, 28 साल की जब एज आती है तो उसमें हमारा मंगल चालू होता है और ये 33 साल की उम्र तक रहता है। अच्छा, 28 साल की उम्र से लेकर 33 साल की उम्र मंगल की कही गई है। इसी के अंदर तो एक मैरिड लाइफ की जो मैक्सिमम वो शादियां होती है वो इसी एज में होती है, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इसी के अंदर इंसान डेडिकेटली अपना काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपनी लाइफस्टाइल सेटल कर रहा होता है। इसी के अंदर इनको संतान पैदा करनी है, यही तो एज है ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब मांगलिकपन, अब कहते हैं मांगलिक को क्या मांगलिक से शादी करनी चाहिए, ये वाला कॉमन रूल आ जाता है कि भाई एक लड़की तो शादी और एक लड़का मांगलिक है, इसके उपाय करने चाहिए वरना आपको हानि तो होगी। ये बिल्कुल ट्रू है कि मतलब मांगलिक जो लड़का है, हाँ, वो मांगलिक लड़की से ही शादी करे। पहला प्रेफरेंस तो ये है। अगर नहीं होती है किसी तरह तो उपाय करके चले, वरना दिक्कतें आएंगी, वरना मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लड़के के लिए इसका मंगल कमजोर हो गया, इसका मंगल हैवी हो गया। अच्छा, तो वो डोमिनेट करेगा। अब वो डोमिनेट किस तरीके से करेगा, चाहे वो खुद से लड़ाई झगड़ा कर ले, चाहे हो सकता है कि जो ऑरा निकल रही है बॉडी में, रिलेशनशिप बन रहे हैं ना, वो पत्नी को बीमार कर जाए। जो मैंने आपको 4 चीजें बताई कि मैरिड लाइफ में जजमेंट्स क्या है, एक तो वो, दूसरा मांगलिक नॉन मांगलिक, ये देख लो, शादी करा दो। शादी की बात चल रही है, मैंने देखता हूँ कि कुंडली मिलाने के बाद भी कई बच्चियों को ससुराल में वो सुख नहीं मिल पाता, वो प्यार नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार हैं। सही, ये तो मैंने बताया कि 4 चीजें आप कॉमनली मांग रहे हो, मैरिड लाइफ, आप मैरिड लाइफ मांग रहे हो, हेल्थ मांग रहे हो, संतान मांग रहे हो, ससुराल मांग रहे हो। तो बच्ची की कुंडली में देखना क्या है, बच्ची की कुंडली में राहु देखना है, दूसरा घर देखना है कि उसकी कुंडली में ये योग है कि ससुराल का सुख मिलेगा। भाई पति का सुख तो मिल गया, सास ससुर का भी तो सुख चाहिए, सबसे मेजर है, क्योंकि वो नहीं है, छत हमारे घर के छत ही नहीं है तो मकान में रह के क्या करनी है। बिल्कुल सही बात है। आप 4 दीवारें खड़े कर दो और रह लो उसके अंदर, छत तो है ही नहीं। आप जिस समय पे शादी कर रहे हो ना, उस समय से वो निकल के जा चुके हैं, वही आपको अच्छा बुरा बता सकते हैं जिंदगी के अंदर कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, किस तरीके से गृहस्थी चलती है, क्योंकि सबकी गृहस्थी और सबके ना कल्चर अलग अलग है। समझिए, आपको किसी के घर में ठेठ साड़ी पहनी जाती है, किसी के घर में सूट भी अलाउ है, किसी के घर में जीन्स अलाउ है, किसी में शॉर्ट्स भी अलाउ है। तो हर घर का कल्चर अलग अलग है, उसी के हिसाब से आपको चीजें मैनेज करके चलनी है, उसी के हिसाब से आपको परिवार मैनेज करके चलना है। बस 4 चीजें ये देखो और मांगलिक दोष देखो कि मांगलिक दोष है या नहीं है, इसके बाद उपाय करा दो। और ये भी नहीं कि कोई आप कहो कि मांगलिक इसका भी इलाज है या नहीं है, ये इलाज इसका हो ही नहीं सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, समय से कर लिया जाए तो हो सकता है। जो लोग गाली गलौज करते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं और मतलब कुछ अजीब सी धुन में सवार रहते हैं, उनके लिए लाल किताब क्या कहती है? देखिए, लाल किताब के अंदर स्पष्ट वर्णन है, चंद्रमा अच्छा तो बुध अच्छा। अब चंद्रमा क्या है पहले इसको समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। चंद्रमा है हमारा मन, सुख शांति, मेंटल पीस, कंट्रोल, माइंड, यानी कि जो आप तसल्ली से बैठ के सामने वाले की सुन लेते हैं, चंद्रमा है। जिस इंसान के अंदर पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है वो चंद्रमा है। माँ का सुख जिसको मिल रहा है वो चंद्रमा है। प्रॉपर्टियों का सुख जिसको मिल रहा है वो चंद्रमा है। यानी कि इंसान अपने पीस, मेंटल पीस में रह करके सारे दुनियादारी के काम चलाता है। आपने कई लोग ऐसे देखे हैं जो लोग शांति पूर्वक काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं आराम से, किसी की बातों में हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेते। वो कहते हैं काम बिगड़ रहा है बिगड़ने दे, मैं डिसीजन अपने अनुसार लूंगा, चाहे मुझे 1 दिन लगे चाहे मुझे 2 दिन लगे। ये चंद्रमा अच्छे वाले हो गए। जिनका भी चंद्रमा खराब हो जाता है, अब उस केस में क्या होता है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता इंसान का। आपने कई लोग देखा होगा जो हिलने की बीमारी रखते हैं, पैर वैर हिलाते हैं, बात करते करते यूं शेक करते हैं, कुछ कंधे बंदे हिलाते हैं, हम लोग उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा की खराबी है, यानी कि उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं टेंशन ले रहा है, डिप्रेशन ले रहा है, उसका बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई लोग बात बात पे ना छूटते गाली दे देते हैं, यार दोस्तों में भी। मैं एक तो नहीं कह रहा कि सामने वाले पे दे, गुस्से में दे, एक तो गुस्से वाला तो पूरा अलग हो गया, एक होता है हंसी मजाक में भी गाली देते हैं, वो बात पे गाली, हाँ गाली देके ही बात होती है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में क्या होता है, जब चंद्रमा खराब होता है, उन लोगों को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई तेरे घर के अंदर सुख शांति में दिक्कत रहेगी, पैसों की तरफ से दिक्कत रहेगी, तेरी मम्मी को सुख नहीं मिले, क्योंकि ऐसे में बुध ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। बुध क्या है, अपनी वाणी। बुध आपने देखा होगा कि कोई सॉफ्ट स्पोकन होता है, कोई लाउड स्पोकन होता है। मुंह क्या है, बुध, यहीं से आप बोल रहे हो और क्या है, देना नहीं चाहते लेकिन ऑटोमेटिकली निकलती है वो। तो अच्छी वाणी बोलने के लिए कौन सा, आपको ऐसे में अपने चंद्रमा को सुधारना चाहिए। क्या उपाय किया जाए?
ऐसे में माता के पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लें। सबसे पहले चांदी तन पे धारण करें, यानी कि चांदी का ब्रेसलेट पहने या चांदी की चेन पहने। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपने पास रखें या चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपने पास रखें। 2 किलो चावल ले लीजिए, उसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए, सफ़ेद सूती कपड़े के अंदर बांधकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। घर के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गंगा जल स्थापित करिए घर के अंदर। घर में सुख समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के सेम चंद्रमा। ऐसी स्थिति में सिर्फ आप बृहस्पति को और ऐड कर दीजिए सुख समृद्धि के लिए, कि जो मैंने चंद्रमा के आपको उपाय बताया कि माता के पैर हाथ ला के आशीर्वाद ले, चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपने पास रखे, ये, और दूसरा अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले और मंदिर के अंदर चने की दाल या केसर या पीला कपड़ा दान देते रहे समय समय पर। मात्र इतना करने से चंद्र और बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि चंद्र बृहस्पति दोनों एक गज के योग बनेगा और ऐसी अवस्था के अंदर जिंदगी के अंदर इंसान को सुख संपत्ति संस्कार सब मिलेंगे। धन के लिए ये जो मैंने आपको चंद्रमा के टॉपिक्स बताए हैं कि चंद्रमा के लिए जो उपाय बताए हैं, यही सब चीज़ों में कवर करते हैं। मैंने कहा ना फाइनेंशियल कंडीशन भी चंद्रमा ही है। ऐसी स्थिति में इसके आगे की बात कुंडली देख के की जा सकती है अगर धन के लिए। अब मैंने बोल दिया कि उपाय कर लिए, ये जनरल उपाय थे जो करके इंसान को फर्क दिख सकता है, लेकिन भाई उसका पैसा रुक नहीं रहा, तो हमें ये देखना जरूरी है कि चंद्रमा को कौन सा प्लैनेट डैमेज कर रहा है। जैसे मान लीजिए केतु डैमेज कर रहा है, आपने कुंडली खोली, चलिए मैं एक 3 चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ 3 ग्रहों के लिए, उसको देख लीजिए। चंद्रमा के साथ जब भी केतु होगा, ये राहु हो जाता है, यानी कि दोनों एक चंद्रमा और राहु एक ही घर में होकर बैठे हुए हो, या तो चंद्रमा के साथ केतु हो या चंद्रमा के साथ राहु हो, दोनों में से दोनों साथ नहीं बैठ सकते कभी भी, कि चंद्रमा के साथ केतु भी बैठ गया राहु भी बैठ गया। चंद्रमा के साथ या तो केतु बैठेगा या चंद्रमा के साथ राहु बैठेगा। जब भी ऐसी कुंडली मिल जाए तो ऐसी अवस्था के अंदर चंद्र ग्रहण बोला गया है। इंसान को माँ का सुख कभी मिल ही नहीं सकता, यानी कि हमेशा चिकचिकबाजी करने वाला, लड़ाई झगड़ाई करने वाला, पढ़ाई होगी नहीं ऐसे व्यक्ति की, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा, रुपये पैसा फंसेगा, डूबेगा, अटकेगा, खराब होगा, इल्यूजन्स पैदा करेगा, यानी कि वहम का शिकार हो जाएगा। ये चंद्र केतु और चंद्र राहु वाले होते हैं। ओवर थिंकिंग के लिए केतु खराब। ऐसी स्थिति में जिसका केतु खराब होता है, ऐसे में ये कह सकते हो कि जो टेंशन लेता भी बहुत है और देता भी बहुत है, यानी कि वो देखे ना बच्चे लड़ाई खुद करके आ जाएंगे, मम्मी को फंसा देंगे वहां जाकर के, मम्मी मैंने मार के आ गया, अब मम्मी सोचे मैं करूं क्या। सही बात, ठीक है ना। ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जाके चीटिंग खुद कर ही आते हैं, पढ़ लिख के गए नहीं, चीटिंग करेंगे वहां पे जाके, फिर आके मम्मी को बोल देंगे मम्मी चीटिंग कर ली, टीचर ने बुलाया है। जो लोग टेंशन लेने और देने का काम करते हैं, जो लोग दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच जाते हैं, ठीक है ना। एक स्थिति होती है जैसे मान लो किसी के आपने पैसे दिए थे, अब वो बंदा कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, 10 दिन बाद में हो जाएंगे, मैं वो दे दूंगा। लेकिन अब इसको चिंता हो गई बैठे बैठे, मेरे पैसे कब देगा, कब देगा, दे तो देगा ना। प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी चालू कर दी, जबकि वो बंदा कह रहा है मैं 10 दिन में दे दूंगा, लेकिन टेंशन ले ली इसने और अपने परिवार को भी जाकर टेंशन दे देगा कि मेरे तो पैसे फंस गए और वो तो देने से मना कर रहा है, जबकि वो बंदा लीगल है, टाइम का तो फेर है, वो कह रहा है आज पेमेंट नहीं आई मैं 10 दिन बाद दे दूंगा, नीयत सगा साफ है। तो ऐसी स्थिति में केतु खराब हो जाता है। इस स्थिति में कान में सोना पहनना बहुत जरूरी है, कान में, राइट कान में जरूरी है, चाहे फिर दोनों में पहनिए। कान में सोना रहेगा तो सुनी सुनाई बातों पे इंसान बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि कान क्या है, केतु। जिनको भी कानों की समस्या आती है उनका केतु खराब होता है। तो इसमें बृहस्पति पहनने से, यानी गोल्ड होता है बृहस्पति, इसको पहनने से केतु कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा कुत्ते की सेवा करने से, कि कुत्ते को दूध ब्रेड बिस्किट देता रहे, तो ऐसी स्थिति में केतु बहुत अच्छा हो जाएगा और जिंदगी में सारे सुख देगा। यानी कि इंसान सामने वाले के बारे में सोचेगा भी, अपने बारे में भी सोचेगा, अपने आप को ब्रांड बनाने के बारे में सोचेगा, अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचेगा। यानी कि वो देखे ना व्यक्ति दुकानदारी पे बैठे होते हैं, सामने वाला कोई दो कह लो कि कोई व्यक्ति आया वो गाली देके चला गया, वो कहता है जाना मेरा कौन सा दिन खराब हो रहा है, मैं अपना काम करूँ। और एक व्यक्ति होते हैं मुझे तो गाली दे गया, पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं, उसी में मेरी तो बेइज्जती कर दी मेरे तो, और जबकि उसके काम पेंडिंग पड़े हुए, ग्राहक और भी पेंडिंग है, उस पर ध्यान नहीं देगा। ये केतु खराब वाले होते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए आपको बुध देखना बहुत जरूरी है। अगर जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध अच्छा होगा उसका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जिसका कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो उसके लिए एक मैं जनरल रेमेडी बताता हूँ जो कोई भी कर सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप 2 मुट्ठी मूंग साबुत लीजिए, 1 चुटकी फिटकरी मिलाइए उसके अंदर, पानी के अंदर भिगो दीजिए उसको और रात को सिराने रखकर सो जाइए। डेली बेसिस के ऊपर उसको पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। आपको फर्क दिख जाएगा व्यापार के अंदर कि व्यापार में ग्राहक आने लग गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि बुध यदि तीसरे घर में, जैसे मैं बता दूं खराब, जो लोग देखना चाहते हैं अपनी कुंडली खुद खोल के स्वयं देख सकते हैं, उनका चलेगा भी नहीं। जिनकी कुंडली में बुध तीसरे घर में, 8वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में अशुभ होकर बैठा हुआ होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये ना बदुरभाषी होते, यानी कि इसमें कहा गया कि दुकानदारी जो करी जाती है नरमाई से करी जाती है और जो घर होता है वो सख्ताई से चलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत गहरी बात है।
कि दुकानदारी नरमाई से चलाई चली जाती है और घर सख्ताई से चलाया जाता है। क्यों? आपके बड़े बुजुर्ग, आपके दादाजी है घर के अंदर, क्या कहते हैं, ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर, क्योंकि घर के बड़े हैं, एक्सपीरियंस होल्डर ना, उनकी आंखों की शर्म है, लोग उनसे डरते, कह लो इज्जत भी करते हैं और देखते हैं कि मेरे दादाजी को या पापा जी को बुरा ना लग जाए, पापा जी ने जैसा कह दिया वैसे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। घर में तो नरमाई दिखाते हैं संस्कार देने में, और दुकानदारी में गरमाई दिखाते हैं। 1 रुपए का चाहे कस्टमर आया हो आपकी दुकान के ऊपर, व्यापारी वही कामयाब है जो 100 रुपए के भी खुले करके 1 रुपए की टॉफी दे दे सामने वाले को, क्योंकि आज वो 1 रुपए की टॉफी लेने चढ़ा है, कल तो आपसे 100 रुपए का आटा लेगा। सही बात है। लेकिन आप 1 रुपए की टॉफी वाला बंदा है, नहीं भागो, मैं नहीं देता, नहीं हटाओ, मैं क्या खुले करने के लिए बैठा हूँ, ऐसे करने के लिए बैठा हूँ, जो सारा दिन चिड़चिड़ करते हैं, ऐसे लोगों का व्यापार नहीं चल सकता। कभी भी आजमा लीजिएगा। आप किसी दुकान पे गए हैं, डी मार्ट पे गए हैं, कहीं और गए हैं, आप कुछ परचेजिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो सेल्समैन है वो कह रहा है नहीं ये स्टॉक खत्म हो गया, ये आपके लिए नहीं है, नहीं वो नहीं है, आपका हो गया भाई तू अपना सामान पकड़ मैं तो चला। हाँ सही बात है। लेकिन वो क्या कह रहा है, सर स्टॉक कम है, मैं कल मंगवा के देता हूँ सर आपको, सर आप और ले लीजिए, सब इधर देख लीजिए। तो आप क्या कहोगे, कोई बात नहीं मेरे घर तक पहुँचा देना या कल मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, आपके भी मन में कई सवाल हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने आने वाले भविष्य को लेकर, तो आप भी आचार्य मोहित जी से मिल सकते हैं। मोहित जी, आज भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे भी हम इस टॉपिक को, इस चर्चा को आगे लेके जाएंगे और आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।